हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, आज 25 जनवरी है। आज से हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी किस पर्टिकुलर डेट को कौन कौन सी पर्टिकुलर वीडियोस के एमसीक्यूज़ हम अपलोड करेंगे। ठीक है, आज मैथ्स पर आनी थी वीडियो और दूसरी जीके जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस पर। ठीक है, सुबह के टाइम हम सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के बेस पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस पर आपको जो फर्स्ट ये सेट मिलेगा ये 40 क्वेश्चंस का होगा। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 40 क्वेश्चंस का सेट होगा, और जो मैथ्स का हर दिन वीडियो आएगी उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। तो जो फिलहाल अभी की वीडियो है वो है 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ जेकेएसएसबी क्लास 4। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हमने लगभग जनरल अवेयरनेस का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। उस सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि हमने जितना भी जनरल अवेयरनेस का पढ़ा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चंस आपको वैसे ही पूछे जाते हैं, उसी में से ही पूछे जाते हैं। कुछ ज़्यादा इतना लेवल हाई रहता नहीं है, लेकिन बात क्या होती है कि हम कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, कि कौन कितना ज़्यादा जानता है, उसी के बेस पर जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे नंबर आते हैं। तो इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप 15 आउट ऑफ 40 या 15 से 20 के बीच में भी मार्क्स लेते हैं, या अगर आपके मार्क्स 10 प्लस भी आते हैं, तो आप ये इसको एक ठीक तरह से ले सकते हैं कि आप कम से कम ठीक पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा बहुत जानते हैं। बस आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। इसी तरह जिस तरह आज 40 क्वेश्चंस मिले, कल परसों आपको फिर से आप 40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और 20 डेज़ में हम पूरे 400 क्वेश्चंस इसके कवर कर देंगे। ठीक है, तो बस आप रेगुलर पढ़िए, और जिस जिस पॉइंट पर आपको लगती है कमी है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और फिर रेगुलरली चेक कीजिएगा कि फर्स्ट सेट से लेकर 10th सेट तक आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा गहरा ओशन, सबसे ज़्यादा गहरा महासागर कौन सा है वर्ल्ड का। तो वो कौन सा है, वो है ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा गहरा महासागर कौन सा है, वो है पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राजतरंगिनी एंड नीलमत पुराण, कश्मीर वॉज वंस ए लार्ज लेक कॉल्ड। राजतरंगिनी और नीलमत पुराण में ये मेंशन किया गया है कि कश्मीर पहले एक बहुत ही बड़ी एक झील थी। कश्मीर की जगह एक बहुत ही बड़ी झील थी। उस झील को क्या कहा जाता था, तो उस झील को कहा जाता था सतीसर। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, उस झील को सतीसर कहा जाता था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट फेमस मुस्लिम रूलर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी। देखिए, अगर हम बात करें सुल्तान शाहबुद्दीन की और कुतुबुद्दीन की, तो इन दोनों में कुछ इतना खास याद रखने को तो था नहीं। आपने मेरी वीडियो देखी होगी जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के लिए। और अगर सुल्तान सिकंदर की बात करें, सुल्तान सिकंदर तो फेमस था ही नहीं। सुल्तान सिकंदर को तो सिर्फ वर्स्ट किंग कहा जाता था। सबसे बेकार, सबसे बुरा राजा था वो, वर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की थी दोस्तों कश्मीर में। तो सबसे ज़्यादा फेमस कौन था, वो था सुल्तान ज़ैनुलब्दीन। सुल्तान ज़ैनुलब्दीन सबसे ज़्यादा फेमस थे। क्यों? क्योंकि जितनी भी डिस्ट्रक्शन सुल्तान सिकंदर ने की थी, उसके बाद सुल्तान ज़ैनुलब्दीन ने फिर से कश्मीर को रिकवर किया था। आपको याद होगा, सबसे पहला वुडन ब्रिज भी इन्होंने ही बनाया था, जिनको नाम दिया गया था जैन कडल। ये मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। आपको ये पर्टिकुलर छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ डोगरा डायनेस्टी आफ्टर गुलाब सिंह। आपको पता है डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर थे गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के बाद कौन राजा बना था, तो वो थे महाराजा रणबीर सिंह जी। ठीक है, पहले मैं बोल लेता हूँ, अगर आपने हमारे पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि जम्मू कश्मीर हिस्ट्री या फिर हमारी जनरल अवेयरनेस सेक्शन नहीं देखी है, तो दोस्तों ये वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं होगा। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये रिवीजन कर सकते हो।
नेक्स्ट है व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी 1885 में। अब साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आइसोटोप्स आर टू एटम्स विद द, यहाँ पर द है THE। आइसोटोप्स दो एटम्स होते हैं पर उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, बोल सकते हैं टाइप की प्रॉपर्टी क्या होती है उनमें? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसमें प्रोटॉन सेम होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स उसमें डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन्स उसमें सेम होते हैं और न्यूट्रॉन्स उसमें डिफरेंट होते हैं, या फिर ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपको तो पता होगा कि आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स जो है वो सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें डिफरेंट होते हैं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स कौन से दो एटम्स होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स के नंबर सेम होते हैं और न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन ए बायरोफाइटा। ये लैंड पे भी रह सकता है, ज़मीन पर भी रह सकता है, इसी के साथ पानी के अंदर में भी, पानी के अंदर भी रह सकता है, यानी कि इट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंशियंट सिटी वाज फाउंडेड बाय किंग अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा कौन सी सिटी फाउंड की गई थी? तो वो सिटी थी पाटलिपुत्र। इट इज़ ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, जो सिटी वो सिटी थी जो किंग अजातशत्रु के द्वारा फाउंड ढूंढी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जम्मू का रिलेटेड क्वेश्चन आया दोस्तों, जम्मू इज़ लोकेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड्स। अब ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना लैटिट्यूड्स का, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो जम्मू और कश्मीर कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में आता है? 32 डिग्री 17 नॉर्थ, और एक और लैटिट्यूड इसके साथ है, वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है? यानी कि 32 डिग्री 17 इंच नॉर्थ और 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ, इनके बीच में ये हमारी जो जम्मू कश्मीर है, इन लैटिट्यूड्स के बीच में हमारा जम्मू कश्मीर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सिटी ऑफ जम्मू इज़ नेम्ड आफ्टर जम्बूलोचन। आपको पता होगा जम्बूलोचन जो थे उन्होंने सिटी ऑफ जम्मू को उन्होंने उनके नाम पर ही जम्मू का नाम पड़ा था, ठीक है? लेकिन ये जम्बूलोचन जी ये किसके ब्रदर थे? इनके भाई का नाम क्या था? इनके भाई का नाम पूछा गया तो वो थे ऑप्शन बी बाहू। बाहू वॉज द ब्रदर ऑफ जम्बूलोचन, ठीक है? वो जम्बूलोचन वो जिन्होंने जम्मू सिटी को नाम दिया था, उनके ब्रदर कौन थे? वो थे बाहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर प्लेन ऑफ जम्मू डिवीजन इज ट्रैवर्स्ड बाय न्यूमरस हिल टॉरेंट्स लोकली नोन एज। तो आपको पता होगा, ये हमने पढ़ा है हमारे जम्मू कश्मीर जियोग्राफी के फर्स्ट पार्ट में ही हमने ये बात पढ़ी है कि जो आउटर प्लेन है जम्मू डिवीज़न का, वहाँ पर जो हिल टॉरेंट्स हैं, बहुत सारे हिल टॉरेंट्स होते हैं ना, हिल टॉरेंट्स होते हैं बहुत सारे, उनको लोकली क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था हिल टॉरेंट्स वो होती हैं जहाँ पर जो ऐसे बंजर ज़मीन बोलते हैं ना एक टाइप की, वो होती हैं बंजर पहाड़ जिस पर कोई खेती वेती नहीं हो सकती। तो इन हिल टॉरेंट्स को क्या कहा जाता था? इन हिल टॉरेंट्स को कहा जाता था खड्स। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, द लीडर वैली एक्सटेंड्स फ्रॉम अनंतनाग टू। तो जो लीडर वैली है वो अनंतनाग से एक्सटेंड होके कहाँ तक जाती है? तो वो जाती है ऑप्शन सी पहलगाम तक, ठीक है? लीडर वैली अनंतनाग से एक्सटेंड होके पहलगाम तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू बीइंग एज अ सिंगल पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल इंटेंटिटी फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑन। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन किस पे अराइज हुआ है, सीधे आपको डायरेक्ट ये पूछा गया है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, हमने पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ लाहौर
ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846 को साइन हुआ था। ठीक है, सभी को याद होगा, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होगी उन सभी को पता होगा। तो इसी के 7 दिन बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी साइन की गई थी। इसी के 7 दिन बाद यानी कि 16 मार्च को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी 1846 में। ये गुलाब सिंह जी के द्वारा साइन की गई थी और इसमें क्या रखा था कि जम्मू कश्मीर इन्होंने 75 लाख रुपीज़ में खरीद लिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी, मार्च 16 1846। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस वही हैं जो हमने थोड़े पढ़े हुए हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश नेशनल पार्क इज़ नोन एज होम ऑफ कश्मीरी स्टैग। तो ये सभी को पता होगा कि होम ऑफ कश्मीरी स्टैग किसको बोला जाता है, वो बोलते हैं डचिंगम नेशनल पार्क। ठीक है, डचिंगम नेशनल पार्क को होम ऑफ कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है। विच ऑफ दीज इज़ अ प्रोमिनेंट अटायर फॉर कश्मीरी। यहाँ पर स्टैग नहीं है दोस्तों, यहाँ पे वुमेन है। ठीक है, यहाँ पे वुमेन है। विच ऑफ दिस इज़ ए प्रोमिनेंट अटायर फॉर कश्मीरी वुमेन। तो कश्मीरी वुमेन के लिए जो प्रोमिनेंट अटायर है वो कौन सा होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। ऑप्शन ए फिरान। फिरान इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, जो कश्मीरी वुमेन का प्रोमिनेंट अटायर होता है वो कौन सा क्या होता है, फिरान, ऑप्शन ए। द डैश इज़ ए फेमस डांस इन कश्मीर वैली परफॉर्म्ड बाय वुमेन। इनमें से कौन सा वो डांस है जो वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, कश्मीर में बहुत प्रसिद्ध है। तो वो हमने पढ़ा है रौफ। अपने फॉक डांसेस की फर्स्ट वाला पार्ट ही हमने रौफ का पढ़ा था, इसको रो भी बोलते थे। ठीक है, तो मैंने इसकी पिक्चर्स भी दिखाई दी आपको। इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको याद होगा कि वो 5-6 वुमेन होती थी, तो वो एक साथ डांस किया करती थी कंधे पर हाथ रख के। आपको पता ही होगा, मैंने इसकी पिक्चर भी दिखाई दी आपको। तो वो है ऑप्शन ए, रौफ इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ दीज इज़ ए ब्यूटीफुल 7 टेरेस्ड गार्डन ओवरलुकिंग सिटी ऑफ श्रीनगर। इनमें से कौन सा वो 7 टेरेस्ड गार्डन है जिससे पूरी सिटी ऑफ श्रीनगर वो है, वो जिसको ओवरलुक करता है, पूरी दिखती है वो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा डी, परी महल। परी महल वो 7 टेरेस्ड गार्डन है जो जिसके जहाँ से देखने पर पूरी सिटी ऑफ श्रीनगर दिख सकती है। ठीक है, पूरी सिटी ऑफ श्रीनगर को वो ओवरलुक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू स्वीटन्ड कश्मीरी राइस। तो स्वीटन्ड कश्मीरी राइस के लिए कौन सा नेम वहाँ पर गिवन दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मधुर पुलाव। ठीक है, मधुर पुलाव इसका जो राइट आंसर है। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है, तो दोस्तों जिस तरह आपको पता होगा जम्मू के लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जग होता है तो हम मीठे चौल बनाते हैं ना, मीठे चौल, उसमें हम बादाम थोड़ी मतलब मीठे चौल जैसे शुगर वगैरह सब कुछ, घी वगैरह सब कुछ मिलाते हैं। उसी तरह से सेम कश्मीर में भी स्वीटेंड कश्मीरी राइस बनते हैं जिसको मधुर पुलाव बोलते हैं। उसमें वो केसर और भी सेम जैसे हमारा होता है वैसा ही चलता है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट थोड़ा ये जीके के रिलेटेड क्वेश्चन है। कृतिका पांडे वॉन दी 2020 वेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। तो कृतिका पांडे को शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ मिला था 2020 कॉमनवेल्थ इसके अंडर। ठीक है, यानी कि उन्होंने जीता था 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। तो वो कौन सी शॉर्ट स्टोरी के लिए जीता था, वो थी ऑप्शन बी, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। ठीक है, इसके लिए उन्होंने उनको 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ मिला था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बैग द 2020 नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल। तो पब्लिक सर्विस मेडल जो नासा की तरफ से दिया गया वो किसको दिया गया, तो वो दिया गया ऑप्शन ए, रंजीत कुमार। ठीक है, रंजीत कुमार इनको 2020 नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेडेड द 5 मेंबर जूरी फॉर द 2020 JCB। जहाँ पे JCB है, JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020। तो
जो जिन्होंने फाइव मेंबर जूरी थी जो 2020 JCB प्राइस लिटरेचर के बेस पर, जिसमें 25 लाख रुपीज़ का वो रखा गया था, इनाम रखा गया था, उसमें उस 5 मेंबर जूरी को किसने लीड करा था, कौन उसकी हेड थी? वो थी ऑप्शन बी लीला सैमसन। ठीक है, ऑप्शन बी लीला सैमसन हेडेड द 5 मेंबर जूरी फॉर 2020 JCB प्राइज लिटरेचर। अब स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट। द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा पुरानी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सी है? तो वो है ऑप्शन बी विंबलडन। विंबलडन इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। वेयर इज अरुण जेटली स्टेडियम लोकेटेड? तो अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है ऑप्शन डी में, इन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। इसी के साथ ये 1883 में बनाया गया था। ठीक है, और जो इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ये कि ये अरुण जेटली स्टेडियम जो है ये सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल स्टेडियम है। सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल स्टेडियम आप देख सकते हैं 1883 में बनाया गया था इसको, यानी कि कांग्रेस की स्थापना से भी पहले 2 साल पहले। ठीक है, तो ये सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स टुक प्लेस फर्स्ट? इनमें से कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट सबसे पहले हुआ था? कौन सा सबसे पहले हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था? तो सबसे पहले आपको बता दूं क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों 1942 में हुई थी। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। जलियांवाला बाग ये 1919 में हुआ था। 1990 में गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1931 में। एंड साइमन कमीशन, बॉयकॉटिंग द साइमन कमीशन, ये हुई थी 1927 में। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा हुआ था? वो था जलियांवाला बाग, ऑप्शन बी जो 1919 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इज इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बुक ट्रेसेस इंडियाज हिस्ट्री राइट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? इनमें से कौन सी बुक वो है जिसमें इंडिया की कौन सी हिस्ट्री आती है? हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक ये पूरी जो हिस्ट्री कवर करता है, इनमें से कौन सी बुक में वो आता है? तो वो आता है ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दोस्तों हमारा पूरा बताया, इस बुक में हमारा सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम स्टार्ट होते हैं और पूरी हिस्ट्री हमारी ब्रिटिश एम्पायर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया कवरिंग ईरान एंड सेंट्रल एशिया इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी? फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी में दोस्तों हमारे जो इंडियन रूलर थे, इन्हीं में ही एक रूलर थे जिनका सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी शासन था। इंडिया के बाहर भी कुछ रीजन से उनका शासन था, इंक्लूडिंग ईरान एंड सेंट्रल एशिया। तो वो कौन से राजा थे, वो कौन से फर्स्ट इंडियन रूलर थे? वो थे ऑप्शन बी कनिष्क। ऑप्शन बी कनिष्क वो रूलर थे। ऑप्शन बी कनिष्क के बारे में आपको थोड़ी सी और बातें याद आपको पता होगी कि हुस्का जुस्का कनिष्का 3 राजा थे। उसमें से कनिष्का क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि इनके टाइम पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दोस्तों। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम में हुई थी। और आपको ये भी पता होगा वो कौन सी जगह पे हुई थी, तो वो हुई थी कुंडलवन में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ जुलाई 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया? तो जुलाई 2020 के बाद इनमें से कौन सा यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में शामिल नहीं है? कौन सा डांस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में शामिल नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी सत्रिय डांस। सत्रिय डांस अब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरावती इज द अल्टरनेट नेम ऑफ विच एंशियंट रिवर इन इंडिया? इरावती किसका नाम है? अल्टरनेट नेम किसका है इरावती?
तो इंडस का तो आपको पता होगा सिंधु नदी बोलते हैं, इसका तो नहीं है। चेनाब को सभी को पता है चंद्रबाग। देखिए मैंने अपने चैनल पे जो हमारे जो वीडियोस थी उसमें हमने ये वीडियोस पर्टिकुलर डाली हुई थी, तो आपको पहले वो पढ़नी होगी तभी आपको ये समझ आएगा, वरना आपको ये सभी क्वेश्चंस ऊपर से ही जाएंगे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। तीसरा रावी नदी, आपने पढ़ा होगा रावी नदी को ही इरावती के नाम से भी जाना जाता है। झेलम को तो वितास्ता बोलते हैं, वितास्ता, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इधर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इरावती इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। तो सिटी ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है, आपको पता होगा, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को बोला जाता है। उदयपुर इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। Which climate region of India is divided into following 3 subdivisions? इंडिया के किस क्लाइमेट की 3 सब डिविजन्स है जो आगे इस तरह दी गई है, स्टेप क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट एंड सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेट। तो ये 3 डिविजन्स कौन से इनमें से किस क्लाइमेट की है, तो वो है ऑप्शन सी ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट की ये 3 पर्टिकुलर सब डिविजन्स है, स्टेप क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट कैपिटल के बेस पे पूछा गया है कि रांची इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। कौन से इंडियन स्टेट की रांची कैपिटल है, तो सभी को पता होगा, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल है, झारखंड की कैपिटल है रांची। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा झारखंड। तो झारखंड यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, ये पूछा गया है। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मोमेंटम होता क्या, हमें पता है मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। ठीक है। अब मास का क्या होता है ऐसा यूनिट, केजी, केजी ग्राम, पर हम केजी लेते हैं, और इनटू वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो जहां पर ये दोनों एक साथ दिए हैं वो होगा राइट आंसर। तो किस में एक साथ दिए हैं, ऑप्शन बी में, केजी डॉट मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following can be used as a moderator to control chain reaction in nuclear reactors? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो चेन रिएक्शन होती है दोस्तों, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑप्शन ए बोरॉन का। ठीक है। बोरॉन इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर टू कंट्रोल चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय। इनमें से किसके ऑप्शन के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है, तो इसके ऑप्शन है रैपिंग द कॉइल अराउंड ए पीस ऑफ आयरन। पीस ऑफ आयरन के इर्द गिर्द कॉइल को रैप करना, एडिंग मोर टर्न्स टू द कॉइल, यानी कि जो कॉइल है उसमें ज़्यादा टर्न्स डालना। ठीक है, या उससे बढ़ती होगी। इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, जो वो कॉइल है उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करवाना, या इससे बढ़ती होगी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो किससे बढ़ती है, वो बढ़ती है इन सभी से। ऑल ऑफ दीज, रैपिंग द कॉइल अराउंड ए पीस ऑफ आयरन, पीस ऑफ आयरन के इर्द गिर्द कॉइल को रैप करना, या फिर कॉइल में ज़्यादा टर्न्स ऐड करना। इसी के साथ अगर कॉइल में आप ज़्यादा करंट फ्लो कराते हो तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन के रिलेटेड पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। हम ये पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो वो विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सब विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ ये, वरना हम सीधा ऑप्शन क्लिक करके चले जाते हैं। आपको पुरानी वीडियोस हमारी देखनी होगी, आपको ये सब कुछ डायरेक्ट नहीं आएगा। 25 डेज़ है, हर दिन कोशिश करिए 2 वीडियोस आप वो देखिए और साथ में हर दिन ये थोड़े थोड़े MCQ रिवाइज करते रहिए। ठीक है। तो ऑप्शन विटामिन बी किस में है, वो है ऑप्शन डी में,
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. विटामिन बी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन. नेक्स्ट है बोन, टेंडन्स एंड कार्टिलेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ. तो बोन, टेंडन्स एंड कार्टिलेज ये किसकी एग्जाम्पल है? ये है ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है बोन, टेंडन्स एंड कार्टिलेज. ये क्वेश्चन नंबर 37. वाटर वेस्ट दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टॉयलेट फिक्सचर्स, डिश वॉशर्स एंड फूड प्रिपरेशन सिंक्स. देखिए, हमने जब अपना हेल्थ हाइजीन वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, स्लेज और सीवेज. स्लेज कौन सा होता था दोस्तों और सीवेज कौन सा होता था? मैंने आपको बताया था वो सब मटेरियल जिसमें टॉयलेट या ह्यूमन एक्सक्रीटा बोलें आप, वो नहीं आता था. टॉयलेट या ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं आता था, वो था स्लेज. और इसी स्लेज को हम ग्रे वाटर भी बोलते थे. ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि अगर सीवेज की बात की जाए, सीवेज को आपने किस टर्म से याद करना है कि वहाँ पर टॉयलेट या ह्यूमन एक्सक्रीटा बताया गया होगा. जिस भी लिक्विड वेस्ट में ये टर्म आ जाए कि उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी है या फिर कुछ टॉयलेट का ऐसे यूरिन वगैरह ये वेस्ट प्रोडक्ट भी है, तो वो ब्लैक वाटर होता है और सीवेज को ब्लैक वाटर बोलते हैं. तो इसमें भी टॉयलेट वर्ड आ रहा है, यानी कि टॉयलेट फिक्सचर जैसे कि यूरिन वगैरह कुछ भी. तो कौन सा वेस्ट वाटर होता है? वो होता है ऑप्शन ए ब्लैक वाटर. ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़े हुए हैं, पर शर्त है अगर आपने पढ़े हुए हैं. तो अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप ऐसे देने आ रहे हैं ये MCQ, तो फिर आपके ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे. ये नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज caused by consuming contaminated food and water affects the functioning of liver. इनमें से कौन सी डिजीज़ ऐसी है दोस्तों जिसको जो किससे होती है? अगर हम कंटेमिनेटेड फूड या वाटर अगर हम पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी लीवर की फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है. तो वो डिजीज़ कौन सी होती है? तो वो डिजीज़ होती है ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस ए वो डिजीज़ होती है. अब होता क्या है दोस्तों हेपेटाइटिस में, ये एक वायरल डिजीज़ है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं. ये एक वायरल डिजीज़ है, यानी कि अगर किसी एक को पहले का हेपेटाइटिस ए है, यानी कि उसको लंग प्रॉब्लम, उसको लीवर प्रॉब्लम है, उसके लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, लीवर उसका डैमेज हो चुका है, तो वो प्रॉब्लम वायरस के थ्रू दूसरे पर्सन में भी आ सकती है अगर वो उससे कॉन्टैक्ट में आता है. ठीक है, हेपेटाइटिस ए जो है वो एक वायरल डिजीज़ है. इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द UN जनरल असेंबली रिकॉग्नाइज एक्सेस टू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एज ह्यूमन राइट. तो UN असेंबली ने कब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को ह्यूमन राइट एज ए ह्यूमन राइट बताया था कि हक है हर एक इंसान का कि उसको साफ पानी और सैनिटेशन मिले, सैनिटेशन उसको प्रोवाइड की जाए. ठीक है, ये हक, ये इन्होंने इसको एक्सेस कब बोला था? तो ये बोला था ऑप्शन बी 2010 में, 2010. ठीक है, 2010 में UN जनरल असेंबली रिकॉग्नाइज एक्सेस टू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एज अ ह्यूमन राइट. ये छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों आपको पता होने चाहिए. 2010 में UN असेंबली ने इसको ह्यूमन राइट एक्सेस किया था. आज के इस सेट का आखिरी क्वेश्चन ये भी हेल्थ हाइजीन के बेस पर ही पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज़ बीन रीलॉन्च्ड एज स्वच्छ भारत अभियान. हमने पढ़ा था कि स्वच्छ भारत अभियान की रीलॉन्चिंग हुई थी. तो कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जिसको क्या कर दिया था, इसको रीलॉन्च कर दिया गया था फिर से स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर. तो कौन सा वो अभियान था? वो था निर्मल भारत अभियान. ऑप्शन सी निर्मल भारत अभियान को रीलॉन्च किया था एज स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ये थे दोस्तों हमारे आज के 40 क्वेश्चंस जो हमने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में कंप्लीट करे. इसी तरह आपको हर एक दिन बाद, कल नहीं परसों, अब आपको अगले नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, आप टाइम टेबल देख सकते हैं हमारी पिछली वाली वीडियो में. इसके साथ मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी टाइम टेबल मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं. तो आप अपना स्कोर 40 में से कितने मार्क्स आपके आए ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में.
ताकि आपको आपके इम्प्रूवमेंट पता चलती रहे कि सेकंड मॉक में, थर्ड में, इसी तरह लास्ट जो 10th मॉक आएगा, 10th सेट आएगा क्वेश्चन सीरीज़ का, उसमें आपके कितनी इम्प्रूवमेंट हुई। बस आपको पर डे हर दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक ही जगह पर रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हर दिन मार्क्स इतने ही आएंगे, 5 से 6, 5 से 6। कोशिश कीजिए कि अगर आज आपके 10+ भी आए तो नेक्स्ट में अगर आप 12+ लाएंगे, इसी तरह बढ़ते बढ़ते अगर आप 30+ भी पहुँच जाएँ तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा 10th मॉक के लिए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस सेक्शन के। इसके बाद आपको आज ही शाम को 10 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स के भी मिल जाएंगे। तो आप बस रेगुलरली पढ़िए, जितना हो सके ज़्यादा पढ़िए और नया सीखिए, नया पढ़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मैथ्स के 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे।